हेलो स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अलग फीलिंग है कि हम और आप आज 2020 में इस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ी सी अलग फीलिंग ज़रूर है क्योंकि हर रोज़ हम लोग इसी क्लास में बैठते थे, यहीं हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसा समय है कि आप हमें देख पा रहे हैं पर हम आप सभी को नहीं देख पा रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है, अपनी स्टडी को आगे भी बढ़ाना है। सो इस ऑनलाइन वीडियो का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए अपनी पढ़ाई में। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसको भी आप ज़रूर पूछिए। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। स्टूडेंट्स, ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। लेकिन ये फाइलोजेनेटिक क्या है? ये शब्द कहीं ना कहीं फाइलोजेनी से मिलता जुलता है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी स्पीशीज आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। कारण क्या है? उनके डीएनए में प्रेजेंट जीन्स, उनका सीक्वेंस। देखिए, हमारे हर एक कैरेक्टर्स की कोडिंग होती है हमारे डीएनए में। जीन्स हमारी उस कैरेक्टर्स को कोड करता है। तो इसी प्रकार से बहुत से ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो भी आपस में मैच करते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ कैरेक्टर्स आज के ऑर्गेनिज्म से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। कारण ये है कि हमें उनके जो फॉसिल्स मिले हैं, हम उन फॉसिल रिकॉर्ड से ये जानकारी को प्राप्त कर पाए हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे कैरेक्टर्स की कोडिंग करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को आपस में मिलाते हैं और अगर उनके बीच कोई सिमिलैरिटी मिलती है, सिमिलैरिटी अगर बहुत ज़्यादा मिलती है तो हम क्या समझते हैं, और अगर सिमिलैरिटी बहुत कम मिलती है तब हम क्या समझते हैं? तो इन बातों को आधार बनाकर हमें आज एनालिसिस करनी है, हमें एक ट्री की बात करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या है, हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में डीएनए और प्रोटीन ही इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स की कोडिंग भी करते हैं। इसलिए इनके पास हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म की जानकारी होती है, हर कैरेक्टर्स की जानकारी होती है। माफ कीजिएगा, हर कैरेक्टर्स की जानकारी इनके पास होती है। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए यदि हमको मिल जाए तो उस डीएनए से हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं। तो इस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब ये है कि हम कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन करके, उनका एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके उनके बीच, तो आप ये जानते हैं कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के द्वारा हम डीएनए सीक्वेंसेस के बीच सिमिलैरिटी और डिफरेंस को पता करते हैं, और उसके आधार पर हम ये रिलेशन निकालते हैं कि वो सारे सीक्वेंसेस जिन भी ऑर्गेनिज्म के हैं, जिन डीएनए को आपस में कंपेयर किया गया है, वो जिस ऑर्गेनिज्म के हैं वो ऑर्गेनिज्म आपस में काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन यहां बात अभी फिनिश नहीं होती है। ये तो हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात की है। यहां पर सीक्वेंस अलाइनमेंट से आगे की बात हो रही है एक ट्री बनाना, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार करना जिसे हम देखकर, कोई व्यक्ति देखकर ये समझ जाए कि इनकी शुरुआत कहां से हुई और ये किस प्रकार से अलग अलग होते चले गए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टेक्निक पर, इस मेथड जो कि हम लोग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए कुछ चीज़ों का पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस में आप लोग वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप लोग डीएनए के बारे में जानते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में जानते हैं, आप लोगों ने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, क्लस्टर W, क्लस्टर X, फास्टा, ब्लास्ट, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कैसे की जाती है, शुरुआत कैसे होती है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो ये जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, ये बेसिकली 4 स्टेजेस में पूरी होती है।
4 स्टेजेस में। पहला जो स्टेज है वो है हमारी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। हमारी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हम लोग अभी इसकी एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट है अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मॉडल का सिलेक्शन करना, सब्स्टिट्यूशन मॉडल, तीसरा है रीबिल्डिंग, और लास्ट हमारा प्री इवैल्यूएशन। ये हमारे 4 स्टेप्स हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप से, अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। इस अलाइनमेंट से पहले हम आपको बताने जाने वाले हैं कि अलाइनमेंट कब होगा। सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो डीएनए सीक्वेंसेस को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस होंगे तभी तो हम उनका अलाइनमेंट कर पाएंगे। तो डीएनए सीक्वेंसेस को हम एनसीबीआई ब्लास्ट से रिट्राइव कर सकते हैं। हम किसी भी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को, कई डीएनए सीक्वेंसेस को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एनसीबीआई ब्लास्ट से हम डीएनए सीक्वेंसेस को प्राप्त किए। अब उसके बाद शुरू होता है हमारा एनालिसिस, और उसमें सबसे पहले हम करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर वाइज, ग्लोबल, ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए हम लोगों ने कुछ टूल्स की भी बात की हुई है। आप लोगों ने ये सब नाम सुना होगा, क्लस्टल W, क्लस्टल X, ये सब आप लोग जानते हैं, टी कॉफी, ये सब कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम सीक्वेंस अलाइनमेंट कर पाते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है सब्स्टिट्यूशन मॉडल। हमारे पास अलाइनमेंट तो हो गया, अब हमें किसके अकॉर्डिंग अपना ट्री बनाना है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एनालिसिस करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यहाँ पर यूज करते हैं, और उन मेथड्स में एक हमारी होती है डिस्टेंस बेस्ड मेथड, और दूसरी हमारी होती है कैरेक्टर बेस्ड मेथड। डिस्टेंस मैट्रिक्स इसमें बनाई जाती है जो कि स्कोरिंग के आधार पर कैलकुलेशन करती है, और जो कैरेक्टर बेस्ड मेथड है इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड का इस्तेमाल करते हैं हम इस एनालिसिस में, ट्री फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इसकी बात हम लोग करते हैं ट्री बिल्डिंग। एक्चुअल में जो सब्स्टिट्यूशन में जो हमने बताया आपको, ये मैक्सिमम पार्सिमनी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, बेसिकली इसका जो काम है वो ट्री बिल्डिंग में आता है। हमने आपको ये चीज पहले बता दी है। शुरुआत में हम लोग डीएनए सैंपल को कलेक्ट किए डेटाबेसेस से, उनका अलाइनमेंट किए, सब्स्टिट्यूशन मॉडल का सिलेक्शन किए। सब्स्टिट्यूशन मॉडल सेलेक्ट होने के बाद हम ट्री बिल्डिंग करते हैं। तो ट्री बिल्डिंग करने में हम इस मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम यहाँ पर ट्री बिल्डिंग में हम मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फाइलिप, और ये सब कुछ टूल्स हैं जिनके द्वारा हम ट्री बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा ट्री बन चुका है और लास्ट में हम ट्री का इवैल्यूएशन करते हैं। अभी हमने फाइलोजेनेटिक ट्री की बात नहीं की है कि फाइलोजेनेटिक ट्री होता कैसे है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, अभी उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल हम लोग इस स्टेप्स को एक बार समझ लेते हैं। अलाइनमेंट किया, मॉडल सेलेक्ट किया, ट्री का फॉर्मेशन किया, अब ट्री का इवैल्यूएशन मींस लास्ट में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने जो पूरी एनालिसिस की, जिसके आधार पर हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है ट्री के रूप में, पेड़ के रूप में, वो ट्री सही बना है या नहीं। तो कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा, कुछ एप्स के द्वारा, कुछ टूल्स के द्वारा हम उस ट्री का इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें हम लोग यहां पर जैसे बूटस्ट्रैप, जैक नाइफ, हम इनका इस्तेमाल करते हैं ट्री के इवैल्यूएशन में। तो स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेप्स हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के। अब हम लोग शुरू करते हैं ट्री के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको हटा देता हूं।
एक ट्री मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। मैंने बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट बनाया ताकि कम समय में आपको जो चीज है वो मैं आपको बता सकूं। ये एक ट्री है जिसका ये शुरुआती पार्ट ये कहलाता है रूट, एंसेस्ट्रल रूट। ये पोर्शन इस बात को बताता है कि जो भी स्पीशीज की जो उत्पत्ति हुई है, शुरुआत कहां से हुई है, यहां से। कुछ अब सारे स्पीशीज की उत्पत्ति एक जगह से हुई, इनके जो एंसेस्ट्रल रूट है वो ये पॉइंट है। हम लोग थोड़ा सा टाइम बीता, ये ब्रांच लेंथ थोड़ा सा गया और यहां पर एक आता है नोड। ये है नोड। नोड का मतलब है एक प्रकार का ब्रांचिंग पॉइंट जहां से चीजें अलग अलग हो रही है। इस पॉइंट पर आकर सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस आया और यहां से दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, दो स्पीशीज यहां से बन गई। तो एक के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक स्पीशीज अलग हो गई, दूसरी अलग हो गई। फिर ये कुछ आगे गई, यहां पर फिर से एक इंटरनल नोड्स बन गए। मतलब ये इस बात को शो कर रही है कि यहां पर फिर से डाइवर्जेंस आ गया, फिर से डाइवर्सिटी आ गई और फिर दो अलग अलग स्पीशीज बन गए और फिर वो अलग अलग निकल गए। ठीक इसी प्रकार ऊपर भी आगे बढ़े, ये उनका ब्रांचिंग पॉइंट, जो उनका जो इंटरनल नोड्स है, ये वो चीज का फॉर्मेशन हो गया, इंटरनल नोड्स बन गए यहां पर। अब ये नोड्स क्या है, एक स्ट्रेन ये चला गया, दूसरा टैक्सा ये चला गया। ये जितने बड़े 1 2 3 4 ये चारों टैक्सा कहलाते हैं। मैं इस ट्री को फिर से बता रहा हूं, आप फिर से समझ लीजिए कि इस प्रकार के बहुत ट्री आप देखे होंगे। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग, वो ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज की शुरुआत कैसे हुई, उसके जो एंसेस्टर थे वो शुरुआत यहां से हुई। समय बीता, समय के साथ साथ हम यहां पहुंचे। अब कुछ डीएनए में कुछ चेंजेस आया और चेंजेस आने के कारण यहां से डाइवर्सिटी हो गई, डाइवर्जेंस हो गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। ऊपर समय बीतता गया, समय के साथ साथ फिर एक इंटरनल नोड आया, उस नोड में फिर से डाइवर्जेंस आया और दो स्ट्रेन, दो ऑर्गेनिज्म फिर से अलग हो गए, ऐसे ही नीचे हो गए। तो इस प्रकार एक एंसेस्टर से चार अलग अलग टैक्सा बन गए। तो ये एक प्रेजेंटेशन, ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसको देखकर ये बताया जा सकता है कि शुरुआत कैसे हुई और किस किस प्रकार से डाइवर्सिटी आती चली गई, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिसिमिलर होते चले गए और वो अलग अलग टैक्सा का फॉर्मेशन कर लिए। ऐसे ही आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, कार्ल लुईस का जो क्लासिफिकेशन था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जिन्होंने डिवाइड किया था 3 डोमेन में, एक बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया और तीसरा यूकैरिया। सब की शुरुआत एक पॉइंट से हुई, कुछ समय बीता, यहां से ब्रांचिंग हो गई, एक चला गया प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब सेल में कुछ डिफरेंस आया, एक चलेगा प्रोकैरियोटिक, दूसरा चलेगा यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक कैटेगरी में कुछ समय बीतने के बाद फिर से एक नोड बन गया, फिर से एक ब्रांचिंग पॉइंट बन गया और वहां से एक नया डोमेन बन गया जो कि है आर्किया। तो ये जो ट्री है, ये ट्री को देख के ये समझ में आता है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म के बीच डाइवर्जेंस आता चला गया और वो एक दूसरे से अलग अलग होते चले गए। ये है फाइलोजेनेटिक ट्री, ये है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। इस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से हम ऑर्गेनिज्म के बीच जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, हम उस रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है और ट्री के द्वारा, ये फाइलोजेनेटिक ट्री के द्वारा हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो कि साफ साफ क्लियर करता है कि ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार कब तक वो सिमिलर थे और कहां से उनमें डाइवर्सिटी आ गई। सो स्टूडेंट, ये जो वीडियो था ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पर था। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन, तो उसे आप जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।